16 मई 2025 और आपका फिजिक्स का पेपर 2-3 दिन के बाद है। तो कुछ बच्चे चाह रहे हैं कि सर सुपर पोजिशन के अंदर एक हल्का सा 10 मिनट का रिवीजन दे दें, जिसके अंदर सारी बातें हम तेजी के साथ देख लें। तो मैं पढ़ा नहीं रहा, रिवीजन करा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम सारे के सारे टॉपिक्स आपके साथ पहले डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। पहली हेडिंग है जनाब सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशन सर क्या चीज़ है भाई? सुपर पोजिशन में होता है ये कि कोई सी दो वेव्स होती हैं जो सेम टाइप की होना चाहिए। यानी साउंड को साउंड के ऊपर सुपरपोज कराएंगे, लाइट को लाइट के ऊपर सुपरपोज कराएंगे। तो सेम टाइप की अगर दो वेव्स हों और वो एक दूसरे के ऊपर से गुजर जाए, तो जब वो एक दूसरे के ऊपर से गुजरती हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है, तो उस रिजल्टेंट के बारे में पहले तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है कि जो रिजल्टेंट वेव होती है उस रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये जो वर्टिकल हाइट है इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज इक्वल टू वेक्टर सम। वेक्टर सम का क्या मतलब है? वेक्टर सम का मतलब ये होता है कि अगर दो वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज कर रही हैं, तो इस सुपरपोजिशन में जो वेव का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है वो पॉजिटिव है, जो नीचे की तरफ है वो नेगेटिव है। तो जो वेक्टर के रूल्स होते हैं उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंगली अल्जेब्रिक सम भी कह लें, उन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो वो रिजल्टेंट वेव बन जाती है। तो कहना क्या चाह रहा हूं, इट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव कि जब दो वेव्स जो सेम टाइप की हो एक दूसरे के ऊपर से गुजरती हैं, तो उनकी जो रिजल्टेंट वेव बनती है उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, सर वो दोनों वेव्स के इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट्स के अल्जेब्रिक सम या वेक्टर सम के इक्वल होता है। इट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। अब इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव को लेकर, ठीक है जनाब, हम दो टॉपिक्स पढ़ाते हैं। एक टॉपिक होता है स्टेशनरी वेव्स का, ठीक है जनाब, और अभी पहले स्टेशनरी वेव ही पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और आगे चले। एक वेव जब दूसरी वेव के ऊपर से गुजर रही है तो उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ये आ गया। इस रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को लेकर हमने इंटरफेरेंस की दो टाइप्स बनाई है। एक टाइप को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक टाइप को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है जब दो वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज करें और इन फेज सुपरपोज करें। सर इन फेज का मतलब बताएं। भाई इन फेज का मतलब ये है कि अगर आप इस वाली वेव को देखें तो ये वेव का क्रेस्ट है, और इस वाली वेव को देखें तो ये भी वेव का क्रेस्ट है। जब क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट सुपरपोज करेगा या ट्रफ के ऊपर ट्रफ सुपरपोज करेगा, तो दोनों आपस में ऐड होकर एक रिजल्टेंट जो बनाएंगे वो ग्रेटर एम्पलीट्यूड का बनाएंगे, जो कि इन दोनों का सम होगा। फॉर एग्जाम्पल ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर। इन द सेम वे इट इज -2 सेंटीमीटर, इट इज -2 सेंटीमीटर, तो इट इज -4 सेंटीमीटर। तो जब दो वेव्स एक दूसरे पे सुपरपोज करती हैं और इन फेज सुपरपोज करती हैं, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ, तो इट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिलता है वो लार्जर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है। अरे सर इसको अपोजिट कर लें। सर अब अपोजिट करेंगे ना तो इट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में गौर कीजिएगा कि एक वेव का क्रेस्ट होगा ना, तो दूसरी वेव के ट्रफ के ऊपर सुपरपोज करेगा, और अगर दोनों के एम्पलीट्यूड बराबर है, यानी ये +1 है ये -1 है, तो +1 -1 क्या हो जाएगा? 0। तो आप देख लीजिए इसका जो रिजल्टेंट है वो स्ट्रेट लाइन बनाया हुआ, दैट इज 0, नो वाइब्रेशन, नो वे रिजल्टेंट वेव। तो ये क्रेस्ट और ट्रफ का हो गया, और इसी तरीके से आगे भी हम जाके देख सकते हैं। तो कहना ही चाह रहा हूं कि ये सब कुछ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है अगर दोनों बराबर हो, और समटाइम 0 नहीं भी होता। ठीक है ना, अगर एक डिस्प्लेसमेंट बड़ा है दूसरा छोटा है, तो हम वहां पे हमें डिस्प्लेसमेंट हल्का सा मिल जाता है। तो इट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फॉर्मूला होता है पाथ डिफरेंस का। वो फॉर्मूला भी हम जब थोड़ा आगे चलेंगे फिर आपको पढ़ाएंगे, अलबत्ता अभी हमारा ध्यान है स्टेशनरी वेव के ऊपर। सर स्टेशनरी वेव में क्या होने वाला है? स्टेशनरी वेव में होगा ये कि दो वेव्स होंगी जो कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होंगी। काम की बात है अपोजिट डायरेक्शन में। जब दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ सेम हो, एम्पलीट्यूड सेम हो, ठीक है, सब कुछ सेम हो पर अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनका भी या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है।
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से एंटी नोड बनता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से नोड बनता है। और आप जरा इसको देखिएगा, इसके अंदर इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है कि दो वेव्स हैं, एक वेव लेफ्ट साइड से आ रही है, एक वेव राइट साइड से आ रही है। ठीक है जनाब, जो लेफ्ट साइड से वेव आ रही है वो उन्होंने बताया है कि हल्के से लाइट ब्लू कलर की है। जो दूसरी वेव आ रही है, ठीक है ना, जो राइट साइड से आ रही है वो हल्की सी रेड कलर की है। जब दोनों वेव एक दूसरे पे सुपरपोज करते हैं तो इन दोनों की सुपरपोजिशन को अभी हम जल्दी जल्दी रिवीजन करा रहे हैं तो पूरा दिखा नहीं सकते, लेकिन इन दोनों वेव्स का जो सुपरपोजिशन होता है उससे जो कंबाइन वेव बनती है वो हमें नजर यूं आती है, यूं नजर आती है। और इसमें भी आपको मैं एक बात बताऊं कि जिस तरह पंखा जब चल रहा होता है तो फैन के ब्लेड होते तीन है, लेकिन वो इतनी तेजी के साथ घूम रहे होते हैं कि हमें एक क्लाउड सा नजर आता है। बिल्कुल इसी तरह ये वेव की जो स्ट्रिंग है ये एक वक्त में या तो ग्रीन पोजीशन पर होगी या रेड पोजीशन पर होगी या बीच में से ब्लू पोजीशन पर भी हो सकती है। ठीक है ना, ये तीनों चीजें एक साथ, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक इतनी तेजी के साथ आ रही होती हैं कि हमें देखने में लगता है कि ये लूप्स बने हुए हैं। ठीक है, वरना जिस तरह बिल्कुल पंखा तेजी से घूम रहा होता है तो हमें क्लाउड नजर आता है, इसी तरह हमें लूप्स नजर आते हैं। और जब मैंने आपको रेगुलर क्लास पढ़ाई थी तो यूट्यूब की वीडियोस भी दिखाई थी कि देखिए इस तरह से हमें नजर आ रहा होता है। अभी इतना टाइम नहीं है इसके अंदर, अभी जो काम की बात है जो मोटी मोटी याद रखने वाली है बेटा वो ये है कि जिस जगह पर आपको नो वाइब्रेशन नजर आ रही है इट इज कॉल्ड नोड, और जिस जगह पर आपको मैक्सिमम वाइब्रेशन नजर आ रही है इट इज एंटी नोड। ठीक है ना, अब तो ये नोड और एंटी नोड हो गए। सर अब इसमें याद क्या करना है, याद करने वाली बातें बताएं। तो याद करने वाली बातें सुने, याद करने वाली बातों में देखिए, आप देखिएगा बार बार ये सवाल आएगा कि आपने स्टैंडिंग वेव को स्केच करना है, और स्केच करने के लिए वो आपको वेव की कोई एक पोजीशन दे देंगे। फॉर एग्जांपल ये पोजीशन दे दी उन्होंने, ये गिवन है, तो जो पोजीशन उन्होंने दे दी उसके बाद उसी वेव का वो टाइम पीरियड भी बता देंगे। हम आसान सा कोई नंबर ले लेते हैं, इसका टाइम पीरियड है 4 मिली सेकेंड, 4 मिली सेकेंड। फिर आपसे कहेगा कि आप जनाब इस वेव को ड्रॉ करके दिखाएं, ये टी इज इक्वल टू जीरो है ना, 1 मिली सेकेंड लेटर इट इज 2 मिली सेकेंड लेटर, इट इज 3 मिली सेकेंड लेटर, इट इज 4 मिली सेकेंड लेटर विच इज द टाइम पीरियड। तो मैं बच्चों को और आपको मैंने यूं याद कराया है कि अगर आपको ये वेव दी हुई है तो उसको हम लोग बोलते हैं साइन वेव। साइन वेव स्ट्रेट लाइन, रिफ्लेक्शन वेव स्ट्रेट लाइन, देन साइन वेव। और सम टाइम वो स्ट्रेट लाइन से शुरू कर पाता है, तो भाई जब स्ट्रेट लाइन से शुरू करवाएगा तो स्ट्रेट लाइन के बाद फिर हम किसी भी सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हैं, इसको भी और इसको भी। बल्कि अभी मैंने कुछ दिन पहले एक पेपर में सवाल कराया था तो उसने गाइड किया हुआ था कि पार्टिकल ने नीचे जाना है, और अब पार्टिकल ने नीचे जाना है तो ऑब्वियसली आपने फिर ये वाले पैटर्न को ड्रॉ करना है। सर सवाल इतना सीधा सीधा तो नहीं आता, बिल्कुल सही बात है सर, सवाल इतना सीधा सीधा नहीं आता। वो बोलेगा 4 मिली सेकेंड के ऊपर आपको ड्राइंग करनी है, सॉरी 4 मिली सेकेंड इसका टाइम पीरियड है, और बोलेगा आप ड्रॉ करके बताइए, ड्रॉ करके बताइए 18 मिली सेकेंड लेटर। अब भाई 18 मिली सेकेंड इतना बड़ा नंबर है, ठीक है जनाब, और 4 मिली सेकेंड उसका टाइम पीरियड है, तो आप क्या करोगे, इसमें से 4 माइनस करना शुरू कर दोगे। 4 माइनस करते रहोगे बार बार 4 माइनस करते रहोगे, इतना 4 माइनस करो कि आंसर इस 4 के अंदर आ जाए। आखिरकार ये टाइम 2 मिली सेकेंड पर आ जाएगा, और जो 2 मिली सेकेंड है वो ऑब्वियसली टोटल टाइम पीरियड का हाफ है, और अगर टोटल टाइम पीरियड का हाफ है तो जाहिर सी बात है वो ये वाली वेव बनानी होगी। तो कहना ये चाह रहा हूं कि सम टाइम आपको जो टाइम दिया हुआ होता है वो ओरिजिनल टाइम पीरियड से बड़ा होता है। सर अगर ओरिजिनल टाइम पीरियड से बड़ा हो तो आप टाइम पीरियड को माइनस करते 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 लेस देन टाइम पीरियड वाले पोर्शन में आ जाए और उसके अकॉर्डिंगली इसको ड्रॉ कर ले। तो बेटा पेपर में आपको बहुत ज्यादा ये वाला सवाल नजर आएगा कि आपने वेव स्केच करनी है, जो मैंने आपको कई दफा करवाई भी है। उसके बाद फिर आपको इस तरह के टॉपिक नजर आएंगे। एक टॉपिक होता है ओपन पाइप, एक होता है क्लोज पाइप। ओपन पाइप का मतलब होता है कि पाइप जो होगा ना वो दोनों तरफ से ओपन होगा, और जब पाइप दोनों तरफ से ओपन होता है तो जब कहते हैं ना वन लूप बन रहा है, वन लूप बन रहा है, तो जो वन लूप बनता है ना वो वन लूप इस तरह से बन रहा है। ठीक है, लेकिन एक आपको तंग करने वाली बात बोलने को दिल चाह रहा है वो ये कि उमर आपने माशाल्लाह वेव का टॉपिक पूरा पढ़ा हुआ है, ये बताइए कि पाइप के अंदर जो स्टैंडिंग वेव बनती है ये लॉन्गिट्यूजनल स्टैंडिंग वेव होती है या ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव होती है पाइप के अंदर। उमर,
ट्रांसवर्स बिल्कुल गलत बात हो गई ना। आप देखिए जो ओपन पाइप होता है, क्लोज पाइप होता है ना, उसको आसान अल्फाज में समझ लो, ये बांसुरी होती है, फ्लूइड होती है। जब आप बांसुरी बजाते हो तो बांसुरी से साउंड पैदा होती है, साउंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। ठीक है। इसी तरीके से आप अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक कोई बॉटल हो, तो आपने देखा होगा कुछ लोग बॉटल के ऊपर जो उसका खुला हुआ एंड होता है उसको भी बजा लेते हैं। ठीक है ना, मुंह से हवा मार के उसको बजा लेते हैं। जब बजाते हैं उसके अंदर भी साउंड पैदा हो रही होती है। तो कहना ये चाह रहा हूं कि ओपन पाइप है और क्लोज पाइप है, इसके अंदर बनती है लॉन्गिट्यूजनल स्टैंडिंग वेव। लेकिन हम लोग आपको दिखाते इस तरह वाली वेव है, ताकि आपको ये बता सकें कि जनाब यहाँ पे नोड बन रहा है, यहाँ पे एंटी नोड बन रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन खैर अभी कॉन्सेप्ट देने का टाइम नहीं है आपको, सिर्फ मैंने इतनी सी बात बता दी कि पाइप के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव बन रही होती है, स्टेशनरी वेव। अच्छा, जब कभी बेटा बोलते हैं वन लूप बन रहा है तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वी अपॉन टू है। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी पाइप के अंदर दो लूप्स बनवा दूं, तो जब दो लूप्स बनवाऊंगा ना, तो दो में से एक लूप पूरा बनेगा, आधा इधर बनेगा, आधा इधर बनेगा, इट इज कॉल्ड टू लूप। टू लूप की फ्रीक्वेंसी 2f1, थ्री लूप की फ्रीक्वेंसी 3f1, एन लूप्स की फ्रीक्वेंसी nf1। तो ओपन पाइप में तो इस तरह से लूप्स बनते हैं। अब आ रही क्लोज पाइप। सर क्लोज पाइप का मतलब होता है पाइप एक तरफ से ओपन होगा, एक तरफ से क्लोज होगा। और जब एक तरफ से ओपन एक तरफ से क्लोज होता है, तो इसके अंदर जो स्टैंडिंग वेव बनती है ना, वो भाई इस तरह वाली बनती है। जो क्लोज एंड होगा उस पर हमेशा नोड बनेगा, और जो दूसरी साइड होगी उसके ऊपर हमेशा एंटी नोड बनेगा। अच्छा, नोड से एंटी नोड तक का डिस्टेंस आपको पता है लैम्डा बाई फोर होता है। और इस लैम्डा बाई फोर की वजह से जब हम इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो वो बनती है वी अपॉन फोर एन। वी अपॉन फोर एन। अगर हम आपसे कहें टू लूप्स तो ये 3f1 होगा, थ्री लूप्स तो ये 5f1 होगा, एन लूप्स तो ये 2n-1 या कह लें ऑड मल्टीपल ऑफ लूप्स होगा। ठीक है जनाब। अच्छा, ये मैंने आपको बेटा हल्का सा याद दिलाया, रेगुलर क्लास में ऑब्वियसली हम बहुत मुश्किल मुश्किल बातें कर चुके होते हैं, और P1 में तो आपको पता है इंतहा की भी होती है इन सारी चीजों की। अच्छा, उसके बाद सवाल, सर ये जो पाइप होता है, इस पाइप के अंदर जो स्टैंडिंग वेव बनती है, क्या ये स्टैंडिंग वेव नजर आती है? जवाब नहीं सर, नजर नहीं आती। आपने पढ़ाने के लिए इस तरह से बनाई हुई होती है, कोई नजर नजर नहीं आ रही होती। सर जब नजर नहीं आती तो हमें कैसे पता चलेगा भाई इसके अंदर स्टैंडिंग वेव बन रही है नहीं बन रही है? तो आपको मैंने यूट्यूब की एक वीडियो दिखाई थी और उसके अंदर बताया था कि पाइप के अंदर जब कभी स्टैंडिंग वेव बनती है ना, तो एक लाउडर साउंड प्रोड्यूस होती है। तो जब कभी फर्स्ट लाउडर साउंड प्रोड्यूस होती है, तो आप समझ जाइए उस वक्त जो ओपन सॉरी क्लोज पाइप है, इस क्लोज पाइप के अंदर आपको मैंने पढ़ाया था नीचे पानी भरा हुआ होता है, और जब फर्स्ट टाइम रेजोनेंस होती है, एक लाउडर साउंड पैदा होती है, तो इस तरह वाली सिचुएशन बनती है। और इस तरह वाली सिचुएशन में ऑब्वियसली जो लेंथ ऑफ पाइप होता है वो लैम्डा बाई फोर के बराबर हो जाएगा। फिर आपको याद होगा हम पानी को ड्रेन आउट कर देते थे नीचे से, और इतना ज्यादा ड्रेन आउट करते थे कि पाइप के अंदर 1.5 लूप बन जाता था। जब पाइप के अंदर 1.5 लूप बनता था, ठीक है जनाब, तो हम कहते हैं कि जो फर्स्ट लाउडर साउंड होती है ना, फर्स्ट लाउडर साउंड, उसके बाद जो सेकंड लाउडर साउंड आएगी ना, वो फर्स्ट लाउडर साउंड वाली लेंथ का 3 टाइम होगी। 5 पे तो जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, मैंने खामखाई में लंबी कर दी। एग्जाम में आप देखिएगा फर्स्ट लाउडर साउंड करेगा, उसके बाद बोलेगा सेकंड लाउडर साउंड, तो जो सेकंड लाउडर साउंड होगी, तो सेकंड लाउडर साउंड होगी, उस सेकंड लाउडर साउंड में आप 3 टाइम ऑफ फर्स्ट लेंथ को कर देते हैं। ठीक है जनाब। या मैंने यूं भी पढ़ाया हुआ है कि सेकंड लाउडर साउंड की जो लेंथ आ रही होती है, जो सेकंड लाउडर साउंड की लेंथ आ रही होती है, और जो फर्स्ट लाउडर साउंड की लेंथ आ रही होती है, सर दोनों लेंथ का डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है जनाब, दोनों का लेंथ का डिफरेंस ले लेते हैं, और जो डिफरेंस आता है वही लेंथ ऑफ वन लूप बन जाता है। एंड लेंथ ऑफ वन लूप का मतलब इट इज लैम्डा बाई टू। लेंथ ऑफ वन लूप का मतलब इट इज लैम्डा बाई टू। ठीक है जनाब। तो कुछ बातें हमने हल्की हल्की से याद दिलाई हैं भाई, कोई वैसी वाली क्लास नहीं हो रही है। अच्छा, ये स्टेशनरी वेव की मोटी मोटी बातें मैंने आपको सुना दी है। अब आ रही है इंटरफेरेंस के अंदर। सर इंटरफेरेंस में क्या होने वाला है? सर इंटरफेरेंस में बेटा होने वाला ये है कि अभी जो मैंने हमने टॉपिक पढ़ा स्टेशनरी वेव का, उसके अंदर दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी। अब जो दो वेव्स होंगी वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, और सेम डायरेक्शन में जाते हुए एक दूसरे के ऊपर से ओवरलैप कर रही हैं। तो एग्जाम में देखेंगे वो बार बार पूछेगा बताइए कोहेरेंट वेव क्या होती है, या फेस कोहेरेंस क्या होती है। तो इजी वर्डिंग में मैंने पढ़ाया होता है ऐसी दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, जिनकी वेवलेंथ सेम हो, दे आर कॉल्ड कोहेरेंट वेव्स। और आपकी मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ होता है ऐसी दो वेव्स जिनमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो।
इट इज कॉल्ड कोहेरेंट वेव। तो आपको ये रट्टा मारना है, वरना उसका इजी मतलब यही होता है कि सेम फ्रीक्वेंसी होना, सेम वेवलेंथ होना। ठीक है जनाब। अच्छा, इंटरफेरेंस का टॉपिक लेकर आपके कोर्स में हमने देखा है कि इंटरफेरेंस वो वाटर वेव का भी कराता है और इंटरफेरेंस वो साउंड का भी कराता है। तो अब जरा वाटर वेव के इंटरफेरेंस को थोड़ा सा डिस्कस कर लें। सर वाटर वेव के इंटरफेरेंस में होगा ये कि सर कोई वाटर का सोर्स होगा, कोई वाटर का रिजर्वायर होगा, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। इस पानी से भरे रिजर्वायर के अंदर फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे वाइब्रेटर लगा हुआ है जो पानी को हिला रहा है, एक यहाँ पे वाइब्रेटर लगा हुआ है जो पानी को हिला रहा है। तो पहले वाइब्रेटर से जो वेव प्रोड्यूस हो रही है, ये बेटा मैंने वेव ड्रॉ की है। ठीक है जी। और जो दूसरा वाइब्रेटर है, उससे जो वेव प्रोड्यूस हुई है, उसको बेटा मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ कर दिया है। और इसमें भी देखिएगा जनाब, वेव एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज कर रहे हैं। जब ये वेव एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज कर रही है, तो ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ मैं इस वाले पॉइंट में इंटरेस्टेड हूँ, इस वाले पॉइंट को स्टडी करने में इंटरेस्टेड हूँ, इस पॉइंट का नाम फॉर एग्जाम्पल पी है, तो आप गौर कीजिएगा पी तक जो लाइट सोर्स नंबर 1 से आ रही है, सर उसका रास्ता छोटा है, और जो सोर्स नंबर 2 से आ रही है, सर उसका रास्ता बड़ा है। ठीक है जनाब। सोर्स नंबर 1 से आने वाली लाइट का रास्ता सर छोटा रास्ता है, छोटे रास्ते का मतलब उसका पाथ कम है, और जो सोर्स नंबर 2 से आ रही है सर उसका पाथ बड़ा है। तो दोनों के रास्तों में डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना तो बेटा बता देगा कि S1 से लेके P तक का जो डिस्टेंस है, ये फॉर एग्जांपल 45 सेंटीमीटर है। S1 से लेके P तक का जो डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल वो 75 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों का बेटा अगर मैं ले लूं डिफरेंस, इन दोनों का बेटा अगर मैं ले लूं डिफरेंस, तो 75 माइनस 45 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 30 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको बताया जो वेव पैदा हो रही है, सर उस वेव की जो वेवलेंथ है ना वो 5 सेंटीमीटर है। वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर। अब जरा काम की बात सुनिएगा, कहते हैं जो आपने पाथ डिफरेंस नंबरों में निकाला है 75 माइनस 45, इसको एन लेमडा से इक्वेट करा दो, एन लेमडा से रिप्लेट, सॉरी, आप इसको एन लेमडा, एन के बजाय ना मैंने लिख पाता हूँ एक्स लेमडा, सॉरी, एक्स लेमडा से इक्वेट करा दो। सर ये एक्स क्या चीज है? तो जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था भाई एक्स जो है ना, ये 1 2 3 4 5 नंबर भी हो सकता है, और 1.5 2.5 3.5 इस तरह का नंबर भी हो सकता है। तो हम लोग पहले एक्स कैलकुलेट करवाते हैं, और जब आप एक्स कैलकुलेट करोगे, लेमडा आपको पता है 5 सेंटीमीटर, तो ये बन गया 30/5, एक्स आ गया 6, 6 होल नंबर आया है ना। तो इसका मतलब है कि सर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, और अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इस जगह पर पी वाली जगह पर मस्ट बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पी वाली जगह पर मस्ट बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और उस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में सर पक्की बात है कि उस जगह पे क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ रहा होगा या ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ रहा होगा। हमें तो सर साफ नजर आ रहा है क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ रहा है, ब्लू वाले क्रेस्ट के ऊपर ग्रीन वाला क्रेस्ट आ रहा है, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ रहा है। अच्छा, अगर ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा भी तो हो सकता था कि हम एक्स कैलकुलेट करते और एक्स का आंसर आ जाता फॉर एग्जाम्पल 2.5। अगर 2.5 आ जाता तो हम कहते थे भाई ऐसी जगह पर हो रहा होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब उस जगह पे क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आ रहा होगा, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। ठीक है जनाब। तो पूरी बात क्या बनी सर? पूरी बात ये बनी कि जब कभी दो वेव्स एक दूसरे पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं, तो उनके रास्तों में जो डिफरेंस होता है, इट इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस या तो ना हो, या 1 लैम्डा हो, या 2 लैम्डा हो, या n लैम्डा हो, तो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होता है। और अगर आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फॉर्मूला याद करना चाहते हैं, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कहते हैं जो पाथ डिफरेंस होता है वो 0.5 लैम्डा, या 1.5 लैम्डा, या 3.5 लैम्डा, मतलब n प्लस हाफ लैम्डा के बराबर होता है। ठीक है जनाब। ये तो बात हो गई पाथ डिफरेंस की। एक और टर्म है जो इसके अंदर बार बार बोली जाती है, दैट इज कॉल्ड फेज डिफरेंस।
फेज डिफरेंस के अंदर आप समझ लें कि अगर दो वेव्स एक दूसरे पे सुपरपोज कर रही हैं और उनका फेज डिफरेंस 1 पाई या 3 पाई, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, 0 पाई या 2 पाई या 4 पाई, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो, तो वहां पे इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होता है। और अगर फेज डिफरेंस 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो, तो इट इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है जनाब। अच्छा सर, कभी कभी ये फार्मूलाज उल्टे भी हो जाते हैं, लेकिन अभी मैं उल्टी सीधी बातें नहीं करना चाह रहा, रिवीजन करा रहे हैं, सीधी सीधी बच्चा बात याद कर ले तो बड़ी बात है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये फॉर्मूलाज हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये फॉर्मूलाज हैं, और इन फॉर्मूलाज को लेकर, ठीक है जनाब, आप बहुत सारे क्वेश्चन वाटर के इंटरफेरेंस के साथ भी करते हैं, साउंड के इंटरफेरेंस के साथ भी करते हैं। और आपको कोई सा भी इंटरफेरेंस डिस्कस करना हो या रिवीजन करना हो तो आप मुझे बताएं व्हाट्सएप के ऊपर। मैं बेटा आप ही बच्चों के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो जो टॉपिक आप बोलेंगे मैं आपको वीडियो निकाल के दे दूंगा, तो आपको उस टॉपिक के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अभी मैं क्वेश्चन पे नहीं जा रहा, क्योंकि आपको पता है कि वेव की भी मैंने तकरीबन आपको मेरे ख्याल में 20-22 क्लासें पढ़ाई हैं, तो इतनी क्लासेस की वीडियो अगर कोई बच्चा इस टाइम के ऊपर बैठ के देखेगा ना, तो उसके पास टाइम की कमी हो जाएगी। इसलिए तेजी के साथ रिवीजन करा रहा हूं, और इस रिवीजन को सामने रख के जो टॉपिक आप बोलोगे वो टॉपिक पे चले जाएंगे, या हम लोगों ने ईयरली पेपर रोजाना इंशाल्लाह 5-5 पेपर करना है, तो उन पेपर्स के अंदर भी जो क्वेश्चन होंगे उनके थ्रू भी आपको इन चीजों की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। अच्छा जी, जरा जल्दी से और आगे चलते हैं। तो सर, जब वाटर इंटरफेरेंस और साउंड इंटरफेरेंस के बाद अब मैं लाइट इंटरफेरेंस में लेके जाना चाह रहा हूँ, और लाइट इंटरफेरेंस के अंदर हमें जो टॉपिक नजर आता है, दैट इज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सर, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं? भाई यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वो करते ये हैं कि फॉर एग्जांपल ये लाइट का सोर्स है, इस लाइट के सोर्स को ये पहले एक स्लिट से पास कराते हैं, जो मैंने नहीं पढ़ाया था, उसके बाद फिर ये दो स्लिट में से पास कराते हैं। मैं डायरेक्ट आपको दो स्लिट पे लेकर आ गया था, क्योंकि एग्जाम के अंदर भी आप क्वेश्चन देख लें तो सारे के सारे दो स्लिट वाले ही होते हैं। दोनों स्लिट से जो लाइट की वेव्स निकल रही हैं, इमर्ज हो रही हैं, इससे और इससे, दोनों का सोर्स एक ही है, तो इसलिए दे आर कोहेरेंट वेव्स, दे आर कोहेरेंट वेव्स। याद रखिएगा कि लाइट को कभी भी दो लैंप से कोहेरेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और जब ये दोनों वेव एक दूसरे पर सुपरपोज करती हैं, तो सामने स्क्रीन पर हमें इस तरह का पैटर्न नजर आता है, सामने स्क्रीन पर हमें इस तरह का पैटर्न नजर आता है। इस पैटर्न में जहां पे आपको डार्क लाइन नजर आ रही है, ऑब्वियसली इट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहां पे आपको ब्राइट नजर आ रहा है, इट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसके लिए आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि दोनों जो सिलेट्स हैं, जो दोनों सिलेट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इससे समझाऊं तो शायद मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। ये सिलेट नंबर 1, ये सिलेट नंबर 2, दोनों सिलेट्स के बिटवीन का गैप स्मॉल ए होता है। सामने स्क्रीन कितनी दूर रखी हुई है, तो इस डिस्टेंस को कैपिटल डी लिखते हैं। जो लाइट जा रही है, लाइट की वेवलेंथ को बेटा लैम्डा लिखते हैं। और अभी ये लाइट की वेव एक दूसरे पे सुपरपोज करती हैं, तो क्या होता है वो अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। अलबत्ता मैंने यहाँ पर भी अपने नोट्स में आपको दिखा रहा हूँ, नोट्स के अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस को, फेज डिफरेंस को मैंने प्रॉपर वे में लिखा हुआ है, पाथ डिफरेंस को भी प्रॉपर वे में लिखा हुआ है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस भी लिखा हुआ है और फेज डिफरेंस भी लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब आ जाइए इस वाले फार्मूले में। इस वाले फार्मूले के अकॉर्डिंगली बेटा मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्स जो है इट इज सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस या फ्रिंज स्पेसिंग जो फ्रिंजेस बन रही है उनके बिटवीन का जो गैप है, इट इज कॉल्ड एक्स। फ्रिंजेस के बिटवीन का जो गैप है, दैट इज कॉल्ड फ्रिंज स्पेसिंग, इट इज एक्स। लेमडा वेवलेंथ है, डी स्क्रीन का डिस्टेंस है, ए जो है उन दोनों के बिटवीन का, दोनों स्लिट्स के बिटवीन का गैप होता है। अच्छा सर, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन जब आप करोगे, उन क्वेश्चंस में जो बात हम बार बार नोट कर रहे हैं कि बच्चों को तंग कर रही है, वो ये वाली बात है, जरा गौर से सुनिएगा। कह रहे जनाब ये फॉर एग्जांपल पहली स्लेट है, फॉर एग्जांपल बेटा ये दूसरी स्लेट है, और ये सामने स्क्रीन है। इस स्क्रीन का फॉर एग्जांपल ये सेंटर है। स्क्रीन का जो सेंटर होता है सर, वो हमेशा ब्राइट होता है, यंग डबल स्लिट में हमेशा ब्राइट होगा। सर अब ब्राइट होगा तो सर पक्की बात है कि इसके अंदर इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो रहा होगा, और जब इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो रहा होगा तो यहाँ पे जो पाथ रेफरेंस होगा ना, वो होगा जीरो लैम्डा, जीरो लैम्डा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर एक डार्क फ्रिंज बनी हुई होगी। ठीक है जनाब।
तो डार्क फ्रिंज को मैं अपने तौर से जितना कलरिंग कर सकता हूँ बेटा मैंने उतनी कलरिंग कर दी है, ये डार्क फ्रिंज है। और डार्क के बाद फिर एक ब्राइट आ जाएगी, उसके बाद फिर डार्क आनी है, फिर एक ब्राइट आ जानी है। तो मैं एक और डार्क के अंदर फिलिंग कर रहा हूँ बस। अरे जनाब, जब मैंने फिलिंग कर दी तो आप जरा गौर से देखिएगा जनाब, कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जो पहली ब्राइट फ्रिंज है उसका पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा है, उससे अगले वाले का है 1 लैम्डा, उससे अगले वाले का है 2 लैम्डा। ठीक है जनाब, ये कंस्ट्रक्टिव की बात हो रही है। सर डिस्ट्रक्टिव में आ जाए, सर डिस्ट्रक्टिव के अंदर डार्क फ्रिंज है, इसके लिए पाथ डिफरेंस होता है 0.5 लैम्डा, इससे अगली वाली के लिए होता है 1.5 लैम्डा, उससे अगली वाली के लिए होगा जाहिर सी बात है 2.5 लैम्डा। तो अगर आप गौर करें तो सीक्वेंस बिल्कुल तरीके से चलती है। ब्राइट 0 लैम्डा, डार्क 0.5 लैम्डा, ब्राइट 1 लैम्डा, डार्क 1.5 लैम्डा, ब्राइट 2 लैम्डा, डार्क 2.5 लैम्डा। तो हर 0.5 के बाद जो फ्रिंज है वो इस तरह से चेंज होती जा रही है। इसके अलावा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं आती है। यंग डबल स्लिट के बाद बेटा नेक्स्ट सेटिंग आ जाती है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। सर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में क्या होता है? सर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में एक गिलास की प्लेट होती है। सर गिलास की प्लेट के ऊपर डायमंड के ब्लेड से हम लोग पैरेलल स्पेसिंग लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, और इन लाइंस के बिटवीन का जो गैप होता है इट एक्ट एज अ स्लिट, और इसके अंदर से जब लाइट बाहर निकलती है तो लाइट बाहर निकल के सामने स्क्रीन के ऊपर फ्रिंजेस बनाती है। अब जो फ्रिंजेस बनती हैं उसकी वजह से आपको बस फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, कि फॉर्मूला होता है जनाब डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। सर डी क्या है? भाई डी का नाम है स्पेसिंग ऑफ लाइन। स्पेसिंग ऑफ लाइन का मतलब ग्रेटिंग के ऊपर जो आपने लाइनें बनाई है, इन लाइनों की बिटवीन का जो गैप है, लाइनों की बिटवीन का जो गैप है, दिस गैप इज स्मॉल डी, इट इज कॉल्ड स्पेसिंग ऑफ लाइन। कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है कि पूरी ग्रेटिंग की लेंथ को, लेंथ ऑफ ग्रेटिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस, पूरी ग्रेटिंग की लेंथ को, पूरी ग्रेटिंग की लेंथ को नंबर ऑफ लाइन से डिवाइड करा देते हैं। ठीक है जनाब। लेकिन आप जब क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो क्वेश्चन में देखिएगा बार बार आपको यूं नजर आएगा कि कोई ग्रेटिंग है, उस ग्रेटिंग पे 4000 लाइंस पर सेंटीमीटर मौजूद है। ठीक है जनाब। तो कभी भी फिजिक्स में याद रखिएगा, डिनोमिनेटर में लेंथ आ रही हो, डिनोमिनेटर में लेंथ आ रही हो, अगर डिनोमिनेटर के अंदर लेंथ आ रही हो तो इट इज डेंसिटी, और इसको मैं कहता हूं लाइंस डेंसिटी, क्योंकि ऊपर लाइन लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर के अंदर सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो इट इज लाइंस डेंसिटी। और ये जो लाइंस की डेंसिटी है इसको मैं कैपिटल एन से डिनोट करता हूं, और ये कैपिटल एन 1/d के बराबर होता है। ये कैपिटल एन 1/d के बराबर होता है, या डी 1/n के बराबर होता है, एक ही बात है। ठीक है जनाब। तो जो अभी हमने पहले स्मॉल डी निकाला है, इस स्मॉल डी का नाम स्पेसिंग ऑफ लाइन है, और इस स्पेसिंग ऑफ लाइन को अगर रेसिप्रोकल कर दूं तो कैपिटल एन, दैट इज कॉल्ड लाइंस डेंसिटी या नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ। अच्छा जी। उसके बाद आप देखोगे कि ग्रेटिंग के जब हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो ग्रेटिंग के क्वेश्चंस में वो ये कहता है कि बताइए कितने मैक्सिमम ऑर्डर बन सकते हैं, कितने मैक्सिमम ऑर्डर बन सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है? सर इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि देखिए ग्रेटिंग के सामने जो स्क्रीन होती है ना, वो स्क्रीन इस तरह से होती है सर्कुलर शेप में। हम लोग तो खाली सामने स्ट्रेट बना देते हैं। असल में जो स्क्रीन होती है वो सर्कुलर शेप में होती है। तो जो लाइट सीधी जा रही है 0 डिग्री पर है, ये फॉर एग्जाम्पल 20 डिग्री हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये 40 हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये 70 हो गया, ये 80 हो गया। लाइट मैक्सिमम 90 डिग्री तक डिफ्रैक्ट हो सकती है। तो जब कभी किसी क्वेश्चन में कहें कि मैक्सिमम ऑर्डर, कितने ऑर्डर बन सकते हैं, ऑर्डर का मतलब ये 0 ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर, ये थर्ड ऑर्डर, ये फोर्थ ऑर्डर, ये फिफ्थ ऑर्डर, ज्यादा से ज्यादा कितने ऑर्डर बन सकते हैं? तो सर जब कभी कहेगा ना ज्यादा से ज्यादा कितने ऑर्डर, तो आपने थीटा को 90 लेकर सवाल करना है। ठीक है जनाब। अच्छा, एक और क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है कि वो करते ये हैं कि आपसे कहेंगे कि हमने ग्रेटिंग के सामने जो स्क्रीन रखी हुई है, उस स्क्रीन पर फॉर एग्जांपल जो मैंने पहले लाइट यूज की, पहले जो मैंने लाइट यूज की उसकी वेवलेंथ थी लैम्डा, और यहां पर बन रही थी फ्रिंज नंबर 3। फॉर एग्जांपल फ्रिंज नंबर 3 बन रही थी। ठीक है जनाब। फ्रिंज नंबर 3 बन रही थी। अब मैंने वेवलेंथ चेंज कर दी है, वेवलेंथ चेंज कर दी है, बताइए उसी जगह पर दूसरी लाइट से कौन सी
फ्रिंज बनेगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो इस तरह की सिचुएशन एग्जाम में जब क्वेश्चन दिखाऊंगा तो बेहतर समझ में आएगी। पर इसके लिए भी एक फार्मूला याद करवाना चाह रहा हूँ, n1 λ1 n2 λ2। क्या मतलब सर, जब किसी क्वेश्चन में कहे कि मैं ग्रेडिंग चेंज नहीं कर रहा, जब कभी किसी क्वेश्चन में कहे कि जिस जगह पर पहली लाइट से तीसरी फ्रिंज बन रही है, बताइए उसी जगह पर दूसरी लाइट की कौन सी फ्रिंज बनेगी, तो आप समझ जाइए सर यहाँ पे फार्मूला हम लोग लगाने जा रहे हैं, n1 λ1 इज इक्वल टू n2 λ2। ठीक है जनाब। तो ये सारी की सारी बातें बेटा मैंने तेजी के साथ 30 मिनट्स के अंदर रिवाइज कराई है, और अब इस रिकॉर्डिंग को बेटा मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। और